हेलो दोस्तों, स्टडी विथ एमजी पाठक यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड 12वीं कक्षा का भूगोल विषय से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे, जो 1 फरवरी से एग्जाम बिहार बोर्ड 12वीं की होनी है। यह वीडियो आप अगर अच्छे से 1-2 बार देख लेते हैं तो आपका भूगोल विषय से एक भी प्रश्न 12वीं कक्षा बिहार बोर्ड बाहर से नहीं आएगा। सबका सब प्रश्न इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। चलिए प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, स्वेज नहर जोड़ती है। स्वेज नहर जोड़ती है यानी बताना है कि स्वेज नहर किनको जोड़ती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से, या ऑप्शन बी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से, या ऑप्शन डी लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो स्वेज नहर है वो लाल सागर को और भूमध्य सागर को जोड़ती है। यानी लाल सागर से भूमध्य सागर के बीच ये नदी बनाई गई है और इसी को ये जोड़ती है, जिससे कि एशिया और यूरोप के मध्य व्यापार सुगम हो गया है। इसी नहर के चलते दूरी भी कम हो गया है, इसलिए ये नहर इंपॉर्टेंट है और बिहार बोर्ड के बार बार परीक्षाओं में पूछी जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, पनामा नहर जोड़ती है। आपको बताना है कि पनामा नहर किनको जोड़ती है। तो ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, ऑप्शन बी है प्रशांत महासागर को। प्रश्न दूसरा है कि पनामा नहर जोड़ती है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, या ऑप्शन बी प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से, या ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर को आर्कटिक महासागर से, या ऑप्शन डी लाल सागर को भूमध्य सागर से। तो पनामा नहर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर बी, पनामा नहर जो है वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर अटलांटिक मार्ग जोड़ता है। जो उत्तर अटलांटिक महासागर है उसमें जो मार्ग है वो किनके बीच जोड़ता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए उत्तरी अमेरिका को यूरोप से, और ऑप्शन बी है उत्तरी अमेरिका को अफ्रीका से, ऑप्शन नंबर सी है यूरोप को एशिया से, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये जो है उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है ये मार्ग, क्योंकि अटलांटिक महासागर के पूर्वी तट पे यूरोप है और पश्चिमी तट पे यूरोप उत्तरी अमेरिका है, और इन्हीं ये दोनों महासागरों के बीच अटलांटिक महासागर है जो उत्तर अटलांटिक महासागर कहलाता है, ये इनके बीच जोड़ता है। तो ये तीनों जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार के किस जिले में है। बरौनी तेल शोधन कारखाना बिहार के किस जिले में है बताना है। जो भारत की पहली तेल शोधन कारखाना बरौनी है वो बिहार में है, और बताना है कि बिहार के किस जिले में है। तो ऑप्शन नंबर ए है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन नंबर बी है बेगूसराय, ऑप्शन नंबर सी है हाजीपुर, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बेगूसराय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप है। प्राथमिक क्रियाकलाप जो क्षेत्र होते हैं क्या है बताना है। तो ऑप्शन ए है कृषि या खेती एवं पशुपालन। तो क्या ये प्राथमिक क्रियाकलाप है? तो ये है, क्योंकि कृषि और खेती और पशुपालन जो है ये प्राथमिक क्रियाकलाप है, ये गांव में संपन्न होती है। और वानिकी एवं खनन ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप है। और ऑप्शन सी है पशुचारण और मत्स्य पालन, ये भी प्राथमिक क्रियाकलाप क्षेत्र है। प्रश्न इसमें ऐसे बनता है, दे देता है 4 विकल्प, पूछता है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है। तो इसमें से एक रहेगा, बाकी 3 अदर से रहेगा। तो आपको ये याद कर लेना है कि प्राथमिक क्रियाकलाप में कृषि आती है, खेती, कृषि और खेती एक ही होता है। तो कृषि और पशुपालन ये गांव में होती है, तो ये प्राथमिक क्रियाकलाप है। वानिकी एवं खनन माने वन हुआ और खनन हुआ, ये सब भी प्राथमिक क्रियाकलाप है। और पशुचारण जो चारागाह होता है जहाँ पशु चरते हैं, ये हुआ। और मत्स्य पालन जैसे मछली पालन होता है वह भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। तो ये ध्यान रखेंगे तो आपको कैसे भी प्रश्न बनेगा प्राथमिक क्रियाकलाप से आप बता देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द्वितीय क्रियाकलाप है। अब पिछले प्रश्न में हमने प्राथमिक क्रियाकलाप देखा और इसमें द्वितीय क्रियाकलाप देखेंगे। तो द्वितीय क्रियाकलाप में क्या आते हैं। तो ऑप्शन ए है विनिर्माण। तो ये सही है क्योंकि ये आते हैं, विनिर्माण उद्योग हो गया और प्रसंस्करण जो उद्योग है ये भी है। यानी ये जो तीनों हैं इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त संख्या प्रश्न ऑप्शन संख्या डी होगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि ये जो तीनों है ना, ये तीनों
जैसे उद्योग हो गया, प्रसंस्करण उद्योग हो गया, विनिर्माण हो गया, ये द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो प्रश्न बनता है यहाँ से कि इनमें से कौन द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। तो आपको इन्हीं चारों में से ऑप्शन को दे देगा, 3 ठो और एक दे देगा अलग से, इसलिए आप अच्छे से ये देखते रहिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तृतीय क्रियाकलाप। अब तृतीय क्रियाकलाप क्षेत्र बताना है। इस टॉपिक से प्रश्न आपको हर एक बार एग्जाम में देखने को मिला है। आप जब प्रीवियस के पेपर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर एक साल ये प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्षेत्र से सवाल बन ही रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल इस बार भी एक दो या एक बनेगा ही बनेगा, इसलिए आप वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देख लीजिए। बाकी आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो 70 नंबर मिलेगा, आपको बहुविकल्प के 70 क्वेश्चन मिलेगा, आप उसमें से 35 क्वेश्चन आपको करना होगा और 35 क्वेश्चन आपको इस वीडियो से मिल जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यापार, ऑप्शन नंबर बी परिवहन, ऑप्शन नंबर सी संचार एवं सेवा, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी जो तृतीय क्रियाकलाप है इसमें व्यापार भी आता है, परिवहन भी आता है, संचार एवं सेवा जो सेवा क्षेत्र होता है वो भी आता है तृतीय क्रियाकलाप में। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि कौन सा तृतीय क्रियाकलाप के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको बताना होगा, जब याद रहेगा तो बता देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, चतुर्थ क्रियाकलाप क्षेत्र में कौन है। अब चतुर्थ क्रियाकलाप क्षेत्र बताना है तो ऑप्शन ए है सूचना संग्रहण, या ऑप्शन बी है उत्पादन एवं व्यवसाय, या ऑप्शन सी है अनुसंधान एवं शिक्षा, या ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सूचना संग्रहण चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं और उत्पादन एवं व्यवसाय ये भी चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं, और अनुसंधान जो शोध होता है, रिसर्च एवं शिक्षा, ये भी चतुर्थ क्रियाकलाप में आते हैं। इसलिए ये चारों ध्यान रखिएगा ताकि प्रश्न यहां से छूटे ना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, रैखिक प्रतिरूप बस्ती कहाँ विकसित होती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहां से भी आपको हर एक बार के एग्जाम में प्रश्न 1 या 2 बना ही बना है और इस बार भी बनेगा, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखकर पढ़िएगा। रैखिक प्रतिरूप बस्ती कहाँ विकसित होती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सड़क के किनारे, ऑप्शन नंबर बी है रेलमार्ग के किनारे, ऑप्शन नंबर सी है नदी एवं नहर के किनारे, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। मैं प्रश्न को इस तरह से रखा हूं ताकि आपको एक ही प्रश्न में एक टॉपिक जो है क्लियर होता रहे। जैसे रैखिक प्रतिरूप है ये क्लियर हो जाए इसी प्रश्न में, अगले प्रश्न ना देखना पड़े इसके लिए। तो आप इसको समझ लीजिए कि रैखिक प्रतिरूप बस्ती कहते किसे है। तो एक जो ये रेखा होती है ये रैखिक होती है, इसको रेखा कहते हैं। और पूछ रहा है कि बस्ती मतलब गांव या कस्बा जहां विकसित होती है। तो आप ध्यान रखेंगे कि रैखिक बस्ती कहाँ कहाँ विकसित हो सकती है, इसको समझ लीजिए। सड़क के किनारे हो सकती है, और रेलमार्ग के किनारे भी हो सकती है, और नदी या नहर के किनारे भी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सड़क लंबा होती है और जब गांव इधर बसता है तो इधर लंबा तरह रेखीय हो जाता है। इस तरह बसे चाहे इस तरह बसे तो क्या हो जाएगा, ये आपका रेखीय आकार का गांव बस जाएगा, इसलिए इसको रेखीय बस्ती कहते हैं। ये आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगा कि सड़क वैसा ही रेलमार्ग लंबा होता है, और इसके किनारे आप देखे होंगे शहरों में कि जो बस्तियां बसी होती हैं वो इस आकार में किनारे बसी होती हैं, तो वो भी रेखीय हो गई, एक रेखा में हो गई, इसलिए इसको रैखिक प्रतिरूप बस्ती भी कहते हैं। और नदी के किनारे आप कोई भी शहर होगा या गांव बस्ती होगी, वो भी नदी लंबी होती है, तो लंबी नदी के किनारे जो गांव बसेगा वो भी रेखीय आकार में बसेगा, इसलिए रेखीय प्रतिरूप बस्ती हो गई। और ये नहर के किनारे आप देखे होंगे, नहर भी लंबी होती है, रेखीय जैसा होती है, तो गांव भी बसेगा तो रेखीय आकार में बसेगा, इसीलिए इसको रेखीय प्रतिरूप बस्ती कहा जाता है। तो ये सड़क के किनारे, रेल मार्ग के किनारे, नदी एवं नहर के किनारे ये रेखीय बस्ती विकसित होती हैं। आपको हमेशा है कि आप समझ गए होंगे और कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको दे देगा इसमें कि सड़क के किनारे कौन सी बस्ती विकसित होती है, और ऑप्शन देगा रेखीय, वृत्तीय, या टी आकार का, या और भी कोई। लेकिन आप जब ध्यान रखेंगे कि सड़क लंबा होता है, रेल मार्ग लंबा होता है, नदी एवं नहर लंबी रेखीय आकार में होती है, तो वहां जो भी बस्ती बसेगी वो भी रेखीय आकार में ही बसेगी। तो अब मैं आशा है कि आप प्रश्न को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, आयताकार प्रतिरूप बस्ती। इस प्रश्न में बताना है कि आयताकार प्रतिरूप बस्ती कहां विकसित होती है। पिछले प्रश्नों में हमने रेखीय देखा और इसमें आयताकार। आयत कैसा होता है? आयत आपको ऐसे होता है, तो ऐसी बस्ती कहां बस्ती है बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए मैदानी भागों में, ऑप्शन नंबर बी सड़कों के चौराहों पर, ऑप्शन नंबर सी पर्वतीय घाटियों में, या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि मैदानी भागों में भी और सड़कों के चौराहे पर भी और पर्वतीय घाटियों में भी ऐसी आयताकार बस्ती विकसित होती है। इसको समझ लेते हैं
कि मैदानी भाग, मान लीजिए कोई एक मैदानी भाग है ये, तो इसमें चारों ओर से गांव बसेंगे, ऐसे भी ऐसे भी ऐसे भी और ऐसे ही बस जाएंगे, तो ये आयताकार हो गया। और सड़कों के चौराहे, आप सड़कों के चौराहे देखे होंगे कि एक रोड यहाँ से आती है, एक रोड यहाँ से आती है, और एक रोड यहाँ से सड़क, और एक सड़क यहाँ से, और यहाँ पे जो रोड के किनारे किनारे चारों ओर बस्तियां बसती हैं वो आयताकार हो जाती हैं, ऐसे आयताकार हो जाती हैं। तो चौराहे पर ही बसती हैं। आपको कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। और पर्वतीय घाटियों में जो पर्वत होता है, मान लीजिए ये पहाड़, इसमें पर्वत की जो चोटियाँ, ऊंची चोटियाँ हो गई, तो इसके इधर ही बस्ती बस्ती हो गई, ऊपर भी हो गई, ऐसे नीचे भी हो गई। तो ये पर्वतीय क्षेत्रों में जो घाटियाँ हैं वहाँ भी आयताकार ही बस्तियाँ विकसित होती हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि आयताकार बस्तियाँ कहाँ कहाँ विकसित होती है। तो मैदानी भागों में, सड़कों के चौराहों पर और पर्वतीय घाटों में। यहाँ से प्रश्न बनता ही है, आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है सबके सब। अगला प्रश्न देख लेते हैं। वृत्ताकार प्रतिरूप बस्तियां, वृत्ताकार बताना है इस प्रश्न में कि वृत्ताकार प्रतिरूप बस्तियां कहां विकसित होती हैं। तो वृत्त कैसा होता है? वृत्त आपका गोल होता है। तो वृत्त ये सही से नहीं बना है, मान लीजिए गोल होता है वृत्त। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है झीलों के चारों ओर, ऑप्शन नंबर बी तालाबों के चारों ओर, ऑप्शन नंबर सी केवल ए, ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, दोनों होगा, क्योंकि झीलों के चारों ओर भी वृत्तीय बस्तियां विकसित होती हैं और तालाबों के चारों ओर भी। तो हमें ये समझना, इसको समझ लीजिए अच्छे से कि झील है, मान लीजिए कोई ये झील है, झील होता है ऐसे, और इसके किनारे किनारे जो बस्तियां बस्ती है, गांव हो या शहर हो या कोई कस्बा हो, तो किस आकार में हो जाएगी? ये वृत्त आकार में हो जाएगी, क्योंकि चारों ओर से हो जाएगी तो वृत्त आकार में हो जाएगी। तो झीलों से हो गया। आपको पता है कि तालाब कैसा होता है, तालाब देखे होंगे गाँव में, शहरों में, तो तालाब आपका भी ऐसे तालाब ही होता है चारों ओर से। तो तालाबों के किनारे अगर बस्तियां बसती हैं तो वो भी ऐसे वृत्त आकार में चारों ओर से, जब गांव या बस्तियां विकसित होती हैं तो ये भी वृत्त आकार की हो जाती है। तो आप ध्यान देंगे तो समझ ही जाएंगे कि जो झील के चारों ओर गांव विकसित होते हैं या तालाबों के चारों ओर जो बस्तियां विकसित होती हैं वो कैसा होती हैं? वृत्ताकार। तो हमें आशा है कि आप समझ गए होंगे, यहां से प्रश्न गलती नहीं होगा। और ये इन सब टॉपिकों से हर एक बार एग्जाम में प्रश्न बना है, 2 ठो 1 ठो 3 ठो, इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट है। और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैंने इस वीडियो में रखा है। और आप गाइड भी मत पढ़िए, कुछ भी मत पढ़िए, इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका 35 क्वेश्चन इस वीडियो में मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 70 प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें प्रैक्टिकल भी होता है और 30 नंबर का, और प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी आपका होता है। तो इसमें 35 नंबर का ही बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन प्रश्नों की संख्या 70 होगी, जिसमें से आपको 35 प्रश्न को ही हल करना होगा। और आप उसमें 70 में से 35 प्रश्नों को अच्छे से ढूंढ के देखेंगे कि सबका सब इस वीडियो से प्रश्न मिल जाएगा आपको। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र भारत में कौन कौन से हैं? पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र जो है ये बताना है कि भारत में कौन कौन से हैं। तो डिगबोई है और सुरमा घाटी, ये असम में है, ये सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये डिगबोई और सुरमा घाटी ये असम में है, ये पेट्रोलियम उत्पादन क्षेत्र है। और ऑप्शन बी है खंभात और अलंकेश्वर, ये जो ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। नहीं, ये गलत है, क्योंकि महाराष्ट्र नहीं, ये गुजरात होगा। गुजरात में है, यानी इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। खंभात की खाड़ी, अलंकेश्वर, ये सब गुजरात में है, और डिगबोई सुरमा घाटी असम में है। तो यहाँ से भी कोई जगह का नाम देता है और पूछता है कि ये किस राज्य में है, तो आप इसका राज्य का नाम याद रखिए और यहाँ क्या उत्पादन होता है इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। लौह अयस्क भारत में से कौन सा स्थान है? लौह अयस्क के बारे में पूछ रहा है कि कौन स्थान किस राज्य में है। तो ये इंपॉर्टेंट देख लीजिए, ऑप्शन नंबर है केवुझर और मयूरभंज और सोनाई, ये सब कहाँ पे है? उड़ीसा में। तो ये राइट आंसर है, क्योंकि केवुझर और मयूरभंज सोनाई जो है ये उड़ीसा में है। और ऑप्शन नंबर बी बस्तर और दुर्ग, ये जो है ये छत्तीसगढ़ में है, तो ये भी सही है। और नोवा मुंडी और गोरू महिसानी, ये भी क्या है? ये लौह अयस्क के यहाँ से भी उत्पादन होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। तो ये स्थान का नाम याद रखिएगा और यहाँ से क्या उत्पादन होता है और किस राज्य में पड़ता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा या गैर पारंपरिक ऊर्जा, यानी नवीकरणीय ऊर्जा को हम गैर पारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं और अपारंपरिक ऊर्जा भी कहते हैं। ये तीनों का एक ही मतलब हुआ। तो नवीकरणीय ऊर्जा इनमें से कौन है बताना है, या गैर पारंपरिक या अपारंपरिक कौन है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी ज्वारीय ऊर्जा या भूतापीय ऊर्जा, ये ऑप्शन नंबर सी जैव ऊर्जा, ये ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी। तो ये आपको इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि सौर ऊर्जा और एवं पवन ऊर्जा
ये क्या है, ये है आपका नवीकरणीय ऊर्जा, यानी ये ऐसा ऊर्जा है कभी ये खत्म नहीं होते हैं, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। वैसा ही ज्वारीय ऊर्जा है और ये भूतापीय ऊर्जा है, तो ये भी है। और ऑप्शन नंबर सी है जैव ऊर्जा, ये भी है। ये सब के सब क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी गैर पारंपरिक ऊर्जा है या अपारंपरिक ऊर्जा है। एक या दो प्रश्न पूछ ही देता है कि इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है या नहीं है, पूछ देता है। तो आप जब याद रखेंगे कि कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा है और कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा अगले प्रश्न में देख लेते हैं। पारंपरिक ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा ये दोनों एक ही हैं, तो इसे बताना है कौन सा ये अनवीकरणीय ऊर्जा है। यानी परंपरागत मतलब जो पहले से चला आ रहा हो, और नवीकरणीय का मतलब होता है कि जो अभी वर्तमान में उसकी खोज चल रही हो या वर्तमान में उसकी खोज हुई हो। तो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए कोयला को, या ऑप्शन बी पेट्रोलियम पदार्थ को, या ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस को, या उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि कोयला क्या है, परंपरागत ऊर्जा है, यानी पारंपरिक ऊर्जा है, और नवीकरणीय ऊर्जा है, क्योंकि इससे एक बार ऊर्जा निकाल लेंगे तो ये खत्म हो जाता है। पेट्रोलियम पदार्थ भी एक बार जलाने के बाद खत्म हो जाते हैं, ये भी आपका परंपरागत ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं, जिसको अनवीकरणीय भी कहा जाता है। और प्राकृतिक गैस भी एक बार अपनी ऊर्जा देके खत्म हो जाता है, तो ये भी परंपरागत या अनवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत आता है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान दे लीजिएगा कि कौन कौन सा परंपरागत ऊर्जा है और कौन कौन सा जो है गैर परंपरागत ऊर्जा है, यानी नवीकरणीय और अनवीकरणीय। और यहाँ से प्रश्न आपको दो ठो देखने को मिल ही जाएगा। तो चलिए अगला वीडियो देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। बंदरगाह और उसके स्थान के बारे में क्या सही है। बंदरगाह और उसके स्थानों के बारे में हमें बताना है। बंदरगाह और उसके स्थानों के बारे में हमें बताना है। यहाँ से भी आपकी परीक्षा में एक या दो प्रश्न बना है, और ये आप ऑप्शन देख लेंगे तो आपको इस यहाँ से प्रश्न आपको एक या दो मिल ही जाएगा। तो आपको ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन ए है तूतीकोरिन और चेन्नई, ये जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु में है। तो ये सही है, क्योंकि तूतीकोरिन और चेन्नई जो है ये तमिलनाडु राज्य में बंदरगाह है। नवा सेवा और मुंबई ये महाराष्ट्र में है, ये भी सही है। और विशाखापत्तनम जो है ये आंध्र प्रदेश में है, ये भी सही है। और कांडला जो है गुजरात में है, और कोची जो है केरल में है, ये भी सही है। और कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में है, ये भी सही है। यानी ये सब के सब सही है। आप इसको याद कर लीजिए कि तूतीकोरिन और चेन्नई तमिलनाडु में है। चेन्नई तो याद ही रहेगा क्योंकि तमिलनाडु की राजधानी है, तो तूतीकोरिन याद कर लीजिए तमिलनाडु में है। और नहावा सेवा जो है ये मुंबई महाराष्ट्र में है, और मुंबई भी महाराष्ट्र में है। तो मुंबई तो याद रहेगा क्योंकि महाराष्ट्र की राजधानी है। और जो विशाखापत्तनम है ये आंध्र प्रदेश में है, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। और जो कांडला बंदरगाह है ये गुजरात में है, इसको भी याद रखिए। और जो कोची है ये केरल में है, इसको याद रखिए। और जो कोलकाता पत्तनम है ये पश्चिम बंगाल में है, इसको भी याद रखिए। यहाँ से आप देखिएगा एग्जाम में एक या दो प्रश्न आपको मिल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्नों को हमने समाहित किया है जिसे आपको बहुत से प्रश्न मिल जाए। तो ये सब के सब सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्रों के स्थान, यहां से प्रश्न आपको एक या दो प्रश्न बनता है हर एक एग्जाम में। भारत के परमाणु ऊर्जा केंद्रों के स्थान बताना है कि कहां पे कौन सी परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है तारापुर महाराष्ट्र में, तो ये है तारापुर जो पहला भारत का परमाणु रिएक्टर ऊर्जा केंद्र है, तो ये कहां पे है, महाराष्ट्र में, ये इंपॉर्टेंट है। नरोरा जो परमाणु रिएक्टर है ये उत्तर प्रदेश में है, परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है। और रावत भाटा आपका राजस्थान में है, ये भी सही है। कलपक्कम जो है ये तमिलनाडु में है, ये भी सही है। और कैगा जो है ये कर्नाटक में है, तो ये भी सही है। और काकरापाड़ जो है ये गुजरात में है। यानी ये सब के सब सही है। और आपको याद कैसे रखना है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तारापुर महाराष्ट्र में है, पहला ये भारत में परमाणु ऊर्जा केंद्र खोला गया था, तो ये आपको याद रखिएगा। और जो नरोरा है ये उत्तर प्रदेश में है, तो ये दोनों आप याद कर लीजिए। और जो तीसरा है, आप तीसरा ध्यान से देखिए, जो रावत भाटा है, रावत भाटा राज से रावत और राज से राजस्थान, तो ये आपको याद रहेगा कि रावत भाटा कहाँ का है, तो राजस्थान का, राज से रावत भाटा और राज से राजस्थान, तो ये आपको याद रहेगा, क्लियर। और जो ऑप्शन डी में कलपक्कम है ये तमिलनाडु में है। तो इसको ऐसे याद रखिए कि जो संस्कृत में नाम या तमिल में नाम होते हैं वो तमिलनाडु में ही होते हैं। तो कलपक्कम भी तमिलनाडु का है, ये उत्तर भारत का कहीं नहीं है। तो आपको ये भी याद रहेगा कि कलपक्कम कहाँ है, तो तमिलनाडु में है, ये भी आपको याद हो गया। और ऑप्शन ई देख लेते हैं। तो कैगा कर्नाटक में, यानी क से कैगा और क से कर्नाटक, तो ये भी आपको याद रहेगा। और जो लास्ट है काकरापाड़ा, ये ध्यान रखिएगा कि ये आपको अलग से याद करना पड़ेगा कि ये काकरापाड़ा गुजरात में है। ये सब आपको याद रहेगा तो ये तो अपने आप ही याद हो जाएगा कि काकरापाड़ा जब इनमें से कोई नहीं है तो गुजरात होगा। तो चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं।
इनमें से कौन प्रशासनिक नगर है? यहाँ से भी आपके हर एक एग्जाम में प्रश्न इंपॉर्टेंट बना है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी कैनबेरा, ऑप्शन डी लंदन, ऑप्शन डी वाशिंगटन डीसी और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये जो नई दिल्ली है भारत की राजधानी है और जो राजधानी होती है किसी भी देश की वहाँ प्रशासनिक नगर उसको कहा जाता है। तो ये नई दिल्ली प्रशासनिक नगर है। कैनबरा जो है ये ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, तो ये भी एक प्रशासनिक नगर है, ये प्रश्न आ चुका है। और जो लंदन है ये ब्रिटेन की राजधानी है, तो ये भी एक प्रशासनिक नगर है, इसकी राजधानी नाम भी याद रखिएगा और प्रशासनिक नगर भी है। और ऑप्शन डी है वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका की राजधानी है, तो ये भी एक प्रशासनिक नगर है, यानी जहां से प्रशासन चलाए जाते हैं, प्रशासन का केंद्र होता है, उसी को प्रशासनिक नगर कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन व्यापारिक नगर है, यानी जहां व्यापारिक लोग रहते हैं, ये बताना है। तो ऑप्शन ए है मुंबई, ऑप्शन बी है कोलकाता, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है साउ पोलो या ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। तो आप ये इसको भी देख लीजिए कि मुंबई भी भारत में जो व्यापारिक केंद्र है, कोलकाता भी है जहाँ बहुत सारे व्यापारी लोग रहते हैं, न्यूयॉर्क जो है जो अमेरिका का एक शहर है, साउ पोलो भी है, यानी उपरोक्त सभी होगा। आप इसको ध्यान रखिएगा कि प्रश्न ऐसे नहीं पूछेगा, आपको उपरोक्त सभी देकर नहीं पूछेगा, पूछेगा कि इनमें से कौन व्यापारिक नगर है। तो कोई एक दे देगा, जैसे मुंबई दे देगा, और बाकी देगा नई दिल्ली दे देगा, आपको वाशिंगटन डीसी दे देगा, लंदन दे देगा, और बताना होगा कि इनमें से कौन होगा। तो आपको मुंबई बताना होगा, यानी तीन आपका ऐसा देगा जो व्यापारिक नगर नहीं होगा और एक आपका व्यापारिक नगर होगा। या ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से कौन सा व्यापारिक नगर है, तो आपका उसमें नहीं है, नहीं है तो आपका तीन दे देगा, जैसे मुंबई कोलकाता न्यूयॉर्क दे देगा, और एक दे देगा नई दिल्ली, तो नई दिल्ली नहीं होगा क्योंकि वो प्रशासनिक नगर है। यानी प्रश्न आपको कैसे भी पूछे, आपको ये पता रहेगा कि कौन सा नगर व्यापारिक नगर है, कौन सा नगर प्रशासनिक नगर है, तो आप प्रश्नों को हल कर पाएंगे। इसलिए मैंने ऐसे प्रश्नों को बनाया है ताकि प्रश्न संख्या कम रहे और अधिक से अधिक आपको लाभ मिल सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। औद्योगिक नगर, तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन सा औद्योगिक नगर है। तो ऑप्शन ए है मैट्रिक, और ऑप्शन बी है बोस्टन, ऑप्शन सी है मैनचेस्टर, ऑप्शन डी है अहमदाबाद, ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि मैट्रिक भी औद्योगिक नगर है जहां उद्योग धंधे हैं, और बोस्टन भी अमेरिका का सिटी जानते हैं, यहाँ भी बहुत सारे उद्योग धंधे हैं, और मैनचेस्टर जिसको सूती वस्त्रों का केंद्र बिंदु कहा जाता है, यहाँ भी बहुत सारे उद्योग धंधे हैं। अहमदाबाद जो कि भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, अहमदाबाद को, यहाँ भी बहुत सारे उद्योग धंधा है। इसलिए चारों क्या हुए, ये औद्योगिक नगर हुए। तो यहाँ से भी प्रश्न वैसे ही बनेगा, इनमें से कौन सा एक औद्योगिक नगर है या नहीं है पूछेगा। तो आपको पता रहेगा कि बोस्टन, मैनचेस्टर, अहमदाबाद और मैट्रिक ये जो है ये औद्योगिक नगर है, और दिल्ली, वाशिंगटन, लंदन, ये सब, कैनबरा, ये प्रशासनिक नगर है। वैसे ही आगे प्रश्न देखते हैं। और अभी बताना है कि सांस्कृतिक नगर है, यानी जो सांस्कृतिक नगर के बारे में बताना है। तो ऑप्शन ए है वाराणसी एवं रामेश्वरम, मथुरा एवं प्रयाग, यरूशलेम एवं गया, मक्का एवं मदीना, ऑप्शन ई जो है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का भी राइट आंसर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि आप ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे कि वाराणसी भी एक सांस्कृतिक नगर है और रामेश्वरम भी, क्योंकि धार्मिक नगर है, ये धार्मिक स्थान है, तो इसलिए सही होगा, आप याद रखिएगा इसको। मथुरा एवं प्रयाग ये भी सांस्कृतिक नगर है। यरूशलेम एवं गया, यरूशलेम जानते हैं यहूदियों के लिए प्रसिद्ध है, और मक्का या मदीना मुसलमानों के लिए ये सांस्कृतिक नगर और धार्मिक नगर है। तो आप ये सब याद रखेंगे तो समझ पाएंगे कि हाँ, इन्हीं में से आपको एक दो प्रश्न मिल जाएगा कि कौन सा इसमें सांस्कृतिक नगर है या नहीं है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। शैक्षिक नगर, अब बताना है कि कौन सा इसमें से शैक्षिक नगर है। तो पहला है दिल्ली, दूसरा है कैम्ब्रिज, तीसरा है रुड़की, चौथा है पेरिस या इलाहाबाद, और पांचवा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो दिल्ली भी शिक्षा का नगर है, कैम्ब्रिज का तो नाम सुने होंगे, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, रुड़की जो शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है, पेरिस या इलाहाबाद शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सब क्या है, शैक्षिक नगर है, यानी जो शिक्षा का शहर है। तो ये भी इसका प्रश्न का उत्तर उपरोक्त सभी सही होगा। यहाँ ये तीन चार प्रश्नों से आपको प्रश्न मिल ही जाता है, इसलिए इस प्रश्न को हमने इसमें समाहित किया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। परिवहन नगर, आपको बताना है कि परिवहन नगर किसको कहा जाता है। तो पंडित दीनदयाल नगर जो है मुगलसराय का नाम चेंज कर रखा गया है, ये भी एक परिवहन नगर है, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ट्रेनों का आना जाना रहता है। शिकागो ये भी परिवहन नगर के लिए प्रसिद्ध है। कोलंबो यहाँ भी परिवहन नगर के नाम से जाना जाता है। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, और उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, क्योंकि ये तीनों के तीनों नगर जो है ये परिवहन नगर के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न रख लेते हैं। रोपण फसल इनमें से कौन है।
हर एक एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बनता है कि रोपड़ फसल इनमें से कौन है। तो आप याद रखेंगे रोपड़ फसल तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन रोपड़ फसल है, कौन रेशेदार फसल है। तो आप इस प्रश्न का ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है चाय एवं कहवा, ऑप्शन बी नारियल एवं केला, ऑप्शन सी मसाले एवं रबड़, ऑप्शन डी कोको और ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो चाय एवं कहवा ये रोपड़, इसको रोपा जाता है तो इसलिए रोपड़ फसल हो गया, तो सही होगा। नारियल एवं केला ये भी रोपड़ फसल है, और मसाले एवं रबड़ ये भी रोपड़ फसल है, और कोको भी रोपड़ फसल है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल के बारे में बताना है कि इनमें से कौन खरीफ फसल है। खरीफ फसल उसको कहते हैं जो जून जुलाई में बोए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में काट लिए जाते हैं। तो खरीफ फसल से भी प्रश्न बनता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है चावल एवं मक्का, ऑप्शन बी है मूंगफली एवं ज्वार, ऑप्शन सी है बाजरा एवं मूंग, और ऑप्शन डी है उड़द, और ऑप्शन ई है उपरोक्त सभी। तो चावल एवं मक्का ये खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। मूंगफली एवं ज्वार भी आते हैं, बाजरा एवं मूंग भी आते हैं, और उड़द भी आते हैं। यानी इस प्रश्नों का सही उत्तर उपरोक्त संख्या ई होगा, माने उपरोक्त सभी होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। रबी फसल, और रबी फसल बताना है। यहां से प्रश्न ऐसे ही बनता है कि इनमें से कौन रबी फसल नहीं है, चाहे इनमें से कौन रबी फसल है। और पिछला प्रश्न जो था उसमें बनता है कि इनमें से कौन एक खरीफ फसल है या नहीं है। तो इसलिए आपको जब याद रहेगा कौन कौन से रबी फसल हैं और कौन कौन से खरीफ फसल हैं, तो आप उत्तर सही से दे पाएंगे। तो इस प्रश्न का भी ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गेहूं और जौ, ऑप्शन बी चना, ऑप्शन सी सरसों, ऑप्शन डी अलसी, ऑप्शन ई उपरोक्त सभी। तो गेहूं और जौ ये रबी फसल हैं, ये अक्टूबर नवंबर में बोए जाते हैं और फरवरी मार्च में काटे जाते हैं। जो चना भी है ये भी है रबी फसल, सरसों ये भी रबी फसल है, अलसी ये भी रबी फसल है। यानी इस प्रश्न का भी सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा। तो ये जब आपको याद रहेंगे कि कौन से रबी फसल कहलाते हैं और कौन से खरीफ, तो आप आसानी से प्रश्नों का उत्तर दे सकेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। शिव समुद्रम जल विद्युत जो कर्नाटक में है वह किस नदी पर है। जो शिव समुद्रम जल विद्युत है ये कर्नाटक में है, और बताना कि किस नदी पर है। तो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए है शरावती, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। शरावती नदी पर शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना है, ये जो कर्नाटक में है। इसको महात्मा गांधी के भी नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हीराकुंड बांध परियोजना उड़ीसा में है, वह किस नदी पर है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हीराकुंड बांध परियोजना जो है उड़ीसा में है, और ये बताना है किस नदी पर है। तो ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन ए है शरावती, ऑप्शन ए है बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। तो आपको बताना है कि हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पे है। तो महानदी पे है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भाखड़ा नांगल परियोजना जो पंजाब में है वह किस नदी पे है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सतलज नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। तो ये ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा, क्योंकि भाखड़ा नांगल परियोजना सतलज नदी पे है। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नागार्जुन सागर परियोजना, नागार्जुन सागर परियोजना जो आंध्र प्रदेश में है वह किस नदी पर है। ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए है सतलज नदी, ऑप्शन बी है महानदी, ऑप्शन सी है कृष्णा नदी, ऑप्शन डी है माही नदी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, कृष्णा नदी पर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर है जो उत्तराखंड में है। टिहरी बांध परियोजना जो है वो किस नदी पर है जो उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है भागीरथी नदी, या महानदी, या कृष्णा नदी, या माही नदी। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भागीरथी नदी पर ये टिहरी बांध परियोजना है उत्तराखंड में। अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग किन किन महानगरों को जोड़ता है। यानी जो स्वर्णिम है ये चतुर्भुज मार्ग जो है ये किन किन महानगरों को जोड़ता है, यानी भारत के 4 भागों को जोड़ता है। जैसे ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी कोलकाता, ऑप्शन ए उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि ये भारत जो है ना, ये मान लीजिए ये भारत हो गया। ये सही से फिगर नहीं बना है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे कलकत्ता है, और यहाँ पे दिल्ली है, यहाँ पे मुंबई है, और यहाँ पे चेन्नई है। इस सबको ये रोड एक दूसरे से ये ऐसे चतुर्भुज के रूप में बना है ये रोड, इसलिए ये होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा, यहां से प्रश्न बना है आपके एग्जाम में। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, यह भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताना है कि उत्तर यानी उत्तर कोई भी, ये भारत का नक्शा मान लीजिए, भारत नक्शा है, ये गुजरात है,
ये जम्मू कश्मीर है, और यहाँ पे ऐसे 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 करके ये मान लीजिए, तो ये जम्मू कश्मीर होगा, और ये इधर दक्षिण भारत हो गया इधर। तो आपको बताना है कि उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है। तो ऑप्शन ए है श्रीनगर से कन्याकुमारी को, या सिलचर को पोरबंदर से, या केरल से अरुणाचल प्रदेश को, या इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर कोई भी आप नक्शा देखेंगे तो उत्तर आपका ऊपर होगा। तो उत्तर क्या है यहाँ पे, जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की राजधानी कहाँ है, श्रीनगर। तो श्रीनगर को, और दक्षिण दक्षिण नीचे होगा उत्तर के नीचे, दक्षिण यहाँ है, तो यहाँ कन्याकुमारी है सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ भारत की। तो इसको जोड़ता है उत्तर दक्षिण। तो यानी जब इसको जोड़ेगा तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। श्रीनगर से कन्याकुमारी को, यानी श्रीनगर से कन्याकुमारी को उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला प्रश्न, आप इसको कंसेप्ट से समझ के क्लियर रखिएगा कि एग्जाम में सब प्रश्न बनते हैं। अगला प्रश्न, पूर्वी पश्चिम गलियारा। ये पूर्वी पश्चिम गलियारा बताना है कि किसको जोड़ता है। जैसे पिछले प्रश्न में उत्तर दक्षिण देखें, इसमें पूर्वी पश्चिम देखना है। तो वही हुआ कि इसमें भी आप भारत का नक्शा जब बनाएंगे तो ऐसे ऐसे करके जब बनाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका पूर्व पश्चिम किधर होगा, तो पूर्व इस साइड में होगा और पश्चिम इस साइड में होगा, क्योंकि उत्तर और दक्षिण इधर हुआ। तो आपको बताना है कि पूर्व पश्चिम गलियारा। तो ऑप्शन कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए है श्रीनगर से कन्याकुमारी, ऑप्शन बी है सिलचर को पोरबंदर से, या ऑप्शन सी देख लेते हैं केरल से अरुणाचल प्रदेश को, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिलचर को पोरबंदर से। यानी पूर्व में यहाँ जो है अरुणाचल प्रदेश में सिलचर है, और ये जो गुजरात का एरिया है यहाँ पे पोरबंदर है, यही गुजरात में। तो ये जोड़ेगा इससे, जो पूर्व पश्चिम गलियारा हुआ ये सिलचर को पोरबंदर से जोड़ा, और जो उत्तर दक्षिण गलियारा हुआ वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ा। तो हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में रेल की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए है 1853 में, 1824 में, 1953 में, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1853 में भारत में रेलवे की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में हवाई जहाज उड़ान कब प्रारंभ की गई। भारत में हवाई जहाज की यात्रा या पहली उड़ान कब प्रारंभ की गई। तो ऑप्शन ए है 1853 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1953 में, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, 1911 में। और इसी हवाई जहाज में विश्व का पहला हवाई डाक यात्रा, पहला हवाई डाक भी शुरू किया गया। इसको भी ध्यान रखिएगा कि विश्व में पहला हवाई डाक सेवा भी इसी 1911 में इलाहाबाद के नैनी से शुरुआत हुआ था, पहला हवाई जहाज उड़ान भरना। तो इसी में ये डाक सेवा भी शुरुआत की गई, इसको रिकॉर्ड बनाने के लिए। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं, रेल मंडलों की संख्या कितनी है। यहाँ पे विद्यार्थी कितने कंफ्यूजन रहते हैं, क्योंकि रेल मंडलों की संख्या बढ़ती रहती है। तो ऑप्शन देख लेते हैं कि रेल मंडल भारत में कितने हैं। तो ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 17, ऑप्शन बी 18, या ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, क्योंकि 18 मंडल वर्तमान में भारत में हैं। तो ये आप याद रखिएगा, भूलिएगा मत, रेलवे मंडल जो है 18 है वर्तमान में, पहले 16 थे, बढ़ते बढ़ते 18 हो गए हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। भारत में, ये थोड़ा प्रश्न ही गलती टाइप हो गया है, ये रेल मार्ग नहीं, यहां पे जल मार्ग होगा, जल मार्ग। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है इलाहाबाद से हल्दिया, बनारस से इलाहाबाद, और बनारस से पटना, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इलाहाबाद से हल्दिया ये सबसे भारत में लंबा जल मार्ग है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, भिलाई इस्पात षड्यंत्र 1955 में छत्तीसगढ़ में लगाया गया किसके सहयोग से। यहां से भी आपके प्रश्न हमेशा एग्जाम में आए हैं, आप इसको प्रश्न को ध्यान में रखिएगा कि भिलाई इस्पात, यहां से कंफ्यूजन लोगों को रहता है ये किस राज्य में होता है, पड़ता है। तो भिलाई इस्पात छत्तीसगढ़ में पड़ता है, इसको याद रखिए। ऐसे ही प्रश्न पूछता है कि भिलाई इस्पात षड्यंत्र किस राज्य में है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में है, छत्तीसगढ़ राज्य में है। और पूछता है कि किसके सहयोग से भिलाई इस्पात की स्थापना हुई थी, तो यही बताना है इसमें। तो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए है अमेरिका के सहयोग से, ऑप्शन बी है सोवियत संघ रूस के सहयोग से, या ऑप्शन सी है ब्रिटेन के सहयोग से, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोवियत संघ रूस के सहयोग से भिलाई इस्पात उद्योग जो छत्तीसगढ़ में स्थापित 1955 में की गई। तो इस टॉपिक से इतने प्रश्न बनते हैं, कई तरह से प्रश्न बन सकते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा कि भिलाई इस्पात छत्तीसगढ़ में पड़ता है और सोवियत संघ रूस के सहयोग से भारत में इसकी स्थापना 1955 में की गई। अगला प्रश्न लेते हैं, राउरकेला, ये भी इंपॉर्टेंट है, राउरकेला इस्पात
षड्यंत्र जो जर्मनी की सहायता से लगाया गया था वह किस राज्य में है। ये भी यहाँ कंफ्यूजन रहता है कि राउरकेला किस राज्य में है, यही बताना है। और किसके सहयोग से स्थापित किया गया था, तो जर्मनी की सहायता से। ये आपको प्रश्न यहाँ भी मिल जा रहा है, राउरकेला जो है जर्मनी की सहायता से भारत में लगाया गया, लेकिन किस राज्य में लगाया गया ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर सी है छत्तीसगढ़ में, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए उड़ीसा में। पिछली आप प्रश्न में देखा कि जो भिलाई है वो कहाँ पे है, छत्तीसगढ़ में है, और ये राउरकेला है ये उड़ीसा में है। जर्मनी के सहयोग से इसकी स्थापना हुई। अगला प्रश्न रख लेते हैं। दुर्गापुर स्टील प्लांट किसके सहयोग से पश्चिम बंगाल में लगाए गए हैं। ये दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है, ये जो लौह इस्पात उद्योग है, इसके बारे में बताना है कि किसके सहयोग से पश्चिम बंगाल में, ये कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, लगाए गए हैं। तो ऑप्शन ए रहते हैं जर्मनी के सहयोग से, ऑप्शन बी ब्रिटेन के सहयोग से, ऑप्शन सी रूस के सहयोग से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। ब्रिटेन के सहयोग से ये दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना हुई थी जो पश्चिम बंगाल में है। इन तीनों के तीनों ये इंपॉर्टेंट है प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। ये जो प्रायद्वीपीय भारत है इसमें बताना है कि सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है नलकूप, ऑप्शन बी है कुआं, ऑप्शन सी है तालाब, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा तालाब। और तालाब से सबसे अधिक सिंचाई होती है तो तमिलनाडु में, तमिलनाडु में। तो से तालाब, तो से तमिलनाडु में होती है, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इनमें से कौन सही है। ऑप्शन ए बताना है। ऑप्शन ए रहते हैं मत्स्य पालन। ये बताना है कि कौन किस उत्पादन को किस नाम से जाना जाता है, इसमें यही बताना है, क्योंकि यहां से प्रश्न भी एक दो प्रश्न आपके हर एक एग्जाम में बने हैं। तो बताना है कि मत्स्य पालन को पीसी कल्चर, तो ये सही है क्योंकि मत्स्य पालन को पीसी कल्चर है। और ये आपको याद भी रहेगा क्योंकि जो फिश पढ़ते हैं, फिश माने मछली होती है, तो वही पीसी कल्चर को मत्स्य पालन के नाम, मत्स्य पालन को पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। वहीं केचुआ उत्पादन को वर्मी कल्चर कहते हैं, तो ये भी सही है, इसको याद रखिएगा आप, ये इंपॉर्टेंट है जितने भी हैं। बागवानी को हार्टिकल्चर कहते हैं, तो ये भी सही है। मधुमक्खी पालन को एपी कल्चर कहते हैं, तो ये भी सही है। और फलों का उत्पादन को पोमो कल्चर कहते हैं, तो ये भी सही है। फूलों के उत्पादन को फ्लोरी कल्चर, ये तो याद रहेगा आपको, फ्लावर माने फूल होता है तो फ्लोरी कल्चर, और ये फूलों के उत्पादन से है। तो ये जितने भी है ये सब के सब इंपॉर्टेंट हैं। इसी में से एक या दो प्रश्न आपको इस बार भी एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको याद कर लीजिएगा। आपको अलग से किताब और गाइड नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा। एग्जाम के दृष्टि से ये प्रश्न बनाया गया है और रिवाइज के रूप में आप अभी तक तो आप अपने गाइड और किताबों को पढ़ ही लिए होंगे, तो अब एक बार दो बार इस वीडियो को, कम से कम दो बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपके प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। एक बार में तो समझ में नहीं आएगा उतना, लेकिन दो बार में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपरोक्त सभी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जनगणना से प्रश्न देख लेते हैं। 2011 के जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। ये आदर्श वाक्य बताना है 2011 की जनगणना का। तो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारे भविष्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसका आदर्श वाक्य है हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और अब ये 15वीं 2011 की जो जनगणना है ये 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं है। और जो अब वर्तमान में जनगणना होगी ये स्वतंत्र भारत की 8वीं होगी और अब तक की 16वीं जनगणना होगी, तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, भारत में पहली जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली जनगणना बताना है कि कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1871, ऑप्शन बी है 1872, ऑप्शन सी है 1881 और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1872 में भारत में पहली जनगणना हुई थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में नियमित रूप से जनगणना कब प्रारंभ हुई। तो ऑप्शन ए है 1871 में, ऑप्शन बी है 1872 में, ऑप्शन सी है 1881 में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1881 से। यानी भारत में पहली जनगणना 1872 में शुरू की गई, लेकिन नियमित रूप से हर एक 10 वर्ष पे जनगणना होती है। तो 1881 के जनगणना से ही नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ हुई। हर एक 10 साल पे जनगणना होती है। अगला प्रश्न, जनगणना महाविभाजक के रूप में यानी जनसंख्या महाविभाजक के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है। यानी ये बताना है कि किस वर्ष अभी तक विश्व में या भारत में जनसंख्या वृद्धि में गिरावट आई, यानी जनसंख्या ऋणात्मक रही, माइनस में वृद्धि नहीं हुई बल्कि माइनस में चली गई।
तो ऑप्शन देते हैं। ऑप्शन ए है 1921 को, ऑप्शन बी है 1971 को, ऑप्शन सी है 1981 को और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, क्योंकि 1921 के जो जनगणना थी उस समय जो विश्व की जनसंख्या थी या भारत की भी वो ऋणात्मक रही हो गई, क्योंकि माइनस में चली गई। इसका प्रमुख कारण था कि प्रथम विश्व युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे, जिसमें जनसंख्या में वृद्धि नहीं हुई, कमी हो गई। और 1971 में अपने वृद्धि हुई थी। आप 1971 के बारे में देखेंगे तो सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि 1971 में हुई, इसको भी ध्यान रखिएगा। और 1981 में जानते ही हैं कि नियमित जनसंख्या प्रारंभ की गई। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारतीय जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि कब हुई? तो ऑप्शन ए है 1921, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1981 और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1971 में। पिछले ही ऑप्शन आपको समझा दिया। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कितनी है? तो ऑप्शन ए है 121 करोड़, ऑप्शन बी 123 करोड़, ऑप्शन सी है 120 करोड़, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लगभग 121 करोड़, कुछ अधिक है 2011 के अनुसार। अब जब वर्तमान में जनगणना होगी तो बहुत अधिक जनसंख्या बढ़ गई है, लगभग 135-40 करोड़ के आसपास हो गई, लेकिन आपको याद रखना है यही 121 करोड़। अगला प्रश्न, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो भारत की जनसंख्या है वो विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो ऑप्शन ए है 16%, ऑप्शन बी है 17.5%, ऑप्शन सी है 20% या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17.5% है भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के प्रतिशत में। और विश्व की जनसंख्या सर्वाधिक निवास भारत में दूसरे स्थान पर है और प्रथम स्थान चीन का है, यानी चीन प्रथम स्थान पे है और भारत दूसरे स्थान पे है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 2011 के अनुसार भारत का जनघनत्व कितना है? जनघनत्व बताना है कि कितना है 2011 के अनुसार। तो ऑप्शन ए है 382 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन बी 384 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन सी 386 वर्ग किलोमीटर, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 382 वर्ग किलोमीटर भारत की जनघनत्व है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है? लिंगानुपात बताना है। तो ऑप्शन ए है 943, ऑप्शन बी है 944, ऑप्शन सी है 945, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 943 जो है भारत की लिंगानुपात है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या में कमी हुई, यानी ऋणात्मक जनसंख्या हो गई? ये इंपॉर्टेंट सवाल है, यानी जो भी ये जनसंख्या से आपको पढ़ा रहे हैं यहाँ से 4-5 प्रश्न आपको हर एक एग्जाम में बने हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और इसी में से आएंगे, इसको ध्यान से देख के याद कर लीजिए आप लोग। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, या ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी नागालैंड, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो नागालैंड इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि नागालैंड में 2011 की जनगणना के अनुसार वहां जनसंख्या घट गई, बढ़ी नहीं। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो आपको बताना है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बतानी है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 73%, ऑप्शन बी है 74%, ऑप्शन सी है 75%, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लगभग में 73% है, इस प्रश्न का ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, ये 2 बार प्रश्न आ गया। चलिए देख लेते हैं। तो ये आप 73.4 है, ये एग्जैक्ट है जनगणना जो 2011 के अनुसार है साक्षरता दर। और जो ये 80.9% है ये पुरुष की जनसंख्या है, पुरुष की साक्षरता संख्या है पुरुष। और जो 64.6% है ये महिला साक्षरता दर है। तो इसको भी याद रखिएगा, पुरुष 80.9% और महिला 64.6%। तो ये दोनों भी रखिएगा। और ये 73.4 जो पूरी भारत की साक्षरता दर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे अधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है केरल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए केरल। यहाँ पे लगभग 94% लोग शिक्षित हैं। और सबसे कम कहाँ की साक्षरता दर है? तो बिहार की है। सबसे कम कहाँ की है? तो बिहार की है। और सबसे अधिक कहाँ की है? तो केरल की है। ये दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का
उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है, सबसे बड़ा जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, लगभग 22 करोड़ के आसपास जनसंख्याएं हैं। और जो सिक्किम है ना, ये सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो दोनों याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक जनसंख्या वाला है और सिक्किम सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक प्रश्न आपको दो प्रश्न मिल रहा है, क्योंकि ज्यादा प्रश्न हो जाएगा तो लंबी वीडियो पूरा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए आप प्रश्नों को एक प्रश्न में दो प्रश्न देखते रहिए और याद करते रहिएगा। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक किस वर्ष में दशकीय जनसंख्या वृद्धि हुई? किस राज्य में दशकीय वृद्धि हुई थी सबसे अधिक? तो ऑप्शन ए है मेघालय, ऑप्शन बी है नागालैंड, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, मेघालय। 2011 में सबसे अधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि मेघालय में हुई और सबसे कम नागालैंड में हुई। इसकी तो जनसंख्या ऋणात्मक में चली गई। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है? जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए बिहार में है, क्योंकि यहाँ 1106 लोग वर्ग 1 किलोमीटर में निवास करते हैं और सबसे कम जो है अरुणाचल प्रदेश में 17 लोग निवास करते हैं। तो ये दोनों प्रश्नों को याद रखिएगा कि सबसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार राज्य में है और 1106 है, और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि यहाँ केवल 17 है। तो इस तरह से ऑप्शन को रखा गया है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हल कराया जा सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य बताना है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ, यानी 1000 पुरुषों पे महिलाएं कहाँ अधिक हैं? तो ऑप्शन ए है केरल। केरल में आप देख ही रहे हैं आंकड़ा कि 1084 महिलाएं हैं पुरुषों पे, तो यहाँ लिंगानुपात सबसे अधिक है। और सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में है, 879 महिलाएं ही 1000 पुरुषों पे है। तो ये दोनों प्रश्न अपने अपने हिसाब सही होगा, लेकिन इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, और इसको भी आप ध्यान रखिएगा कि हरियाणा का सबसे कम है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? आप इसको ध्यान रखिए। शिशु लिंगानुपात किसे कहते हैं? जो 0 से 6 वर्ष के बालक होते हैं उन्हीं को शिशु लिंगानुपात कहा जाता है। तो सबसे अधिक कहाँ है? तो आप देख ही रहे होंगे, अरुणाचल प्रदेश में दिख रहा है आपको 972 है, और सबसे कम हरियाणा में है। सबसे कम हरियाणा में लिंगानुपात भी है और शिशु लिंगानुपात भी है, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश में सबसे अधिक लिंगानुपात है, शिशु लिंगानुपात। ध्यान रखिएगा कि शिशु लिंगानुपात है, एक होता है कि लिंगानुपात। तो लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? तो केरल में है, और शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में 972, और हरियाणा में सबसे कम है, चाहे शिशु लिंगानुपात हो या चाहे पूरा लिंगानुपात हो। तो इसको अच्छे से समझिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात कितनी थी? आपको ये बताना है कि 2011 के अनुसार शिशु लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष के बारे में लिंगानुपात कितनी है। जैसे आप लिंगानुपात 943 है भारत में, वैसे ही शिशु लिंगानुपात बताना है। तो ऑप्शन ए है 918, ऑप्शन बी 920, ऑप्शन सी 922, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, 918। लिंगानुपात कितना है? तो 943, और शिशु लिंगानुपात कितना है? तो 918। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यहां से प्रश्न बना है कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या, ये शब्द पे ध्यान दीजिएगा कि जो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या है ये राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे सबसे अधिक नगर में लोग रहते हैं। तो अगला प्रश्न देख लेते हैं। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? अब बताना है कि ग्रामीण जनसंख्या, ध्यान रखिएगा प्रतिशत में पूछ रहा है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य, एक होता है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला राज्य, ये माने प्रतिशत का मतलब ये होता है कि उस राज्य में जितनी जनसंख्या है उसके प्रतिशत में सबसे अधिक कहाँ के किस राज्य में लोग शहर में रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ है, तो 10 करोड़ में अगर 7 करोड़ लोग गांव में रहते हैं तो कहा जाएगा कि सबसे अधिक यहीं पे गांव में लोग रहते हैं परसेंटेज में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश 90%, तो आपको आंकड़ा दिख ही रहा होगा कि हिमाचल प्रदेश में 90% लोग गाँव में रहते हैं, तो ये सही है। और गोवा में सबसे कम लोग गाँव में रहते हैं, सबसे अधिक लोग परसेंटेज देखेंगे तो गोवा की जितनी जनसंख्या है उसमें सबसे अधिक लोग शहरों में रहते हैं। तो गोवा के लोग हो गए सबसे कम गांव में रहने वाले, ये सबसे अधिक शहरों में गोवा के प्रतिशत में जो जनसंख्या अधिक रह रही है, और हिमाचल प्रदेश की जो जनसंख्या है सबसे अधिक गांव में रह रही है।
और सबसे नगरीय जनसंख्या जो अधिक शहरों में रहती है वो महाराष्ट्र में रहती है। तो इस प्रश्न का ये सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। दोनों ऑप्शन को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य। इसे दो पिछले प्रश्नों में आपने देखा कि नगरीय जनसंख्या जो सर्वाधिक थी और इसमें प्रतिशत में बताना है। तो प्रतिशत में बताना है तो ये ध्यान दीजिए कि पिछले ही ऑप्शन में बता दिए हम कि गोवा में होगा कि सबसे नगरीय जनसंख्या जो प्रतिशत है वो गोवा के जो लोग हैं सबसे अधिक शहरों में रहते हैं, और सबसे कम हिमाचल प्रदेश के लोग जो हैं शहरों में रहते हैं, सबसे अधिक गांव में रहते हैं ये। और जो महाराष्ट्र के लोग हैं वो उस वहाँ की सबसे अधिक जो जनसंख्या है वो शहरों में रहती है। तो ये सब प्रश्नों को अच्छे से ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। अब राज्यों के बाद जनसंख्या घनत्व केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं। तो बताना है कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। तो दिल्ली है। आपको आंकड़ा यहाँ लिख दिए हैं, समझ में आ रहा होगा कि 11,320 है, यानी सबसे अधिक लोग दिल्ली में निवास करते हैं और सबसे कम लोग अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये दोनों ऑप्शन को ध्यान रखिएगा, ये दोनों के दोनों सही हैं। अगला प्रश्न, सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला माने सबसे अधिक स्त्रियां पुरुषों के बदले किस केंद्र शासित प्रदेश में है ये बताना है। तो पुदुचेरी में है। ये ऑप्शन के अनुसार आप देख ही रहे हैं, ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि आंकड़ा भी लिख दिए हैं कि 1037 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पे, और दमन और दीव में सबसे कम है 6 से 18 ही महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ये दोनों को दोनों ऑप्शन ध्यान रखिएगा कि सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात में दमन और दीव है और सबसे अधिक में पुदुचेरी है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है। साक्षरता बताना है, जो सबसे अधिक पढ़ा लिखा वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है बताना है। केंद्र शासित प्रदेश तो जानते हैं कि 8 होते हैं, 8 में से बताना है। तो यह आंकड़ा हम लिख दिए हैं कि 91.8% लोग लक्षद्वीप के शिक्षित, यानी सबसे अधिक केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप के लोग पढ़े हुए हैं। और दादर नगर हवेली ये जो है यहाँ सबसे कम है केंद्र शासित प्रदेशों में 76.2%, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और बी भी ध्यान रखिएगा, ये भी सही है। दादर नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है, इसलिए 9 की जगह 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में अनुसूचित जातियों, ये बताना है अनुसूचित जातियों जिसको एसी हम कहते हैं, की आबादी नहीं रहती है। ये बताना है कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पे एसी जो अनुसूचित जाति है वो निवासी नहीं रहती ही नहीं है। तो ऑप्शन ए है नागालैंड, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है केवल ए, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। उपरोक्त ये ए और बी दोनों होगा, क्योंकि नागालैंड में भी अनुसूचित जातियां जैसे एसी हुआ, अरुणाचल प्रदेश में भी, ये दोनों जगह निवास नहीं करती हैं। तो ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य में अनुसूचित जनजाति, इससे पिछला प्रश्न में अनुसूचित जाति पढ़े और इसके बाद इस प्रश्न में अनुसूचित जनजाति जिसको एसटी हम कहते हैं निवास नहीं करती है। तो ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन ए है हरियाणा, ऑप्शन बी है पंजाब, ऑप्शन सी है केवल एक, ऑप्शन डी है ए और बी दोनों। तो ये दोनों सही होगा, क्योंकि हरियाणा और पंजाब में एसटी यानी अनुसूचित जनजाति निवास नहीं करती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यानी इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ध्यान से प्रश्नों को एक दो बार देख लीजिएगा तो याद हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति, अब राज्य पढ़ रहे थे अब पढ़ रहे हैं केंद्र शासित प्रदेश, ध्यान रखिएगा, निवास नहीं करती है। तो ऑप्शन ए है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, या ऑप्शन ए केवल ए, या ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इस प्रश्न का भी सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त जो दोनों थे, यानी लक्षद्वीप में भी नहीं निवास करती हैं और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी नहीं अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, इससे पहले केंद्र शासित प्रदेश में अनुसूचित जातियां पढ़ें और इस प्रश्न में हम एसटी के बारे में यानी जनजातियों के बारे में देख रहे हैं कि निवास नहीं करती है। तो ऑप्शन ए है दिल्ली, ऑप्शन बी है पुदुचेरी, ऑप्शन सी है चंडीगढ़ और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर उपरोक्त संख्या ऑप्शन संख्या डी होगा, क्योंकि उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि दिल्ली में और पुदुचेरी में और चंडीगढ़ में ये तीनों जगह, ये तीनों के तीनों केंद्र शासित प्रदेश हैं और यहाँ पे अनुसूचित जनजातियां निवास नहीं करती हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस महाद्वीप की जनसंख्या सबसे अधिक है बताना है। तो ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी है उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा एशिया। एशिया विश्व के सबसे
अधिक जनसंख्या वाला महादेश है और ये सबसे बड़ा महादेश भी है। यानी दोनों याद रखिएगा पॉइंट कि सबसे अधिक जनसंख्या यहाँ निवास करती है और सबसे बड़ा ये एशिया महाद्वीप ही है। तो अगला प्रश्न, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? बताना है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुजफ्फरपुर, ऑप्शन सी है हाजीपुर, ऑप्शन डी है गुवाहाटी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मुजफ्फरपुर में है। ये बिहार से संबंधित है इसलिए इस प्रश्न में रखा है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा साधन, ये साधन नहीं है, गलत टाइप हो गया है, सघन होगा। सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। बताना कि कौन सा सघन माने सबसे अधिक आबादी वाला क्षेत्र है। तो ऑप्शन ए है भूमध्यरेखीय प्रदेश, या ऑप्शन बी ध्रुवीय प्रदेश, या ऑप्शन सी मरुस्थलीय प्रदेश, या ऑप्शन डी दक्षिण पूर्व एशिया। यानी किस क्षेत्र में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्योंकि दक्षिण पूर्वी एशिया जो है वहां पे सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन ए है, यानी विश्व व्यापार का बताना है। ऑप्शन ए जेनेवा, ऑप्शन बी वाशिंगटन, ऑप्शन सी हेग, ऑप्शन डी पेरिस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जेनेवा। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे लंबा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य में बताना है भारत में कि बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टि से। जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश है और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, और सबसे अधिक जनघनत्व तो भारत में बिहार में है और सबसे कम आपको अरुणाचल प्रदेश में है। उसी तरह शिक्षित में सबसे अधिक केरल है और सबसे कम बिहार है। तो अब बताना है कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, राजस्थान। सबसे क्षेत्रफल में बड़ा राजस्थान है और सबसे छोटा गोवा है। ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा, छोटा और बड़ा। अगला प्रश्न, बाबा बुदन पहाड़ी, ये जो बाबा बुदन पहाड़ी है ये किस राज्य में है? तो ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी है गोवा, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र जो है ये किस राज्य में है? तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर बी गोवा में, ऑप्शन नंबर सी मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर डी होगा, मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, रेडियो का पहला कार्यक्रम प्रकाशित हुआ था, यानी पहली बार जो प्रकाशित हुआ था बताना है। तो ऑप्शन ए है 1923 में, ऑप्शन बी है 1925 में, ऑप्शन सी है 1936 में, ऑप्शन डी है 1924 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा, 1923 में पहली बार रेडियो पर कार्यक्रम प्रसारित किया गया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हरित क्रांति भारत में कब शुरू हुई? तो ये बताना है। तो ऑप्शन ए है 1950 के दशक में, ऑप्शन बी है 1960 के दशक में, ऑप्शन सी है 1970 के दशक में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर उपयोग ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1960 के दशक में ये हरित क्रांति शुरुआत हुई थी और ये खदान उत्पादन के लिए की गई थी, जिसमें गेहूं चावल का उत्पादन बढ़ाया गया। अगला प्रश्न लेते हैं, एशिया की सबसे बड़ी मलिन बस्ती कौन सी है जो महाराष्ट्र की मुंबई में है? तो ऑप्शन ए है धारावी, ऑप्शन बी है राचोंज, ऑप्शन सी है फैलासा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, धारावी जो है वो एशिया की सबसे मलिन बस्ती है जो कि महाराष्ट्र मुंबई में है। अगला प्रश्न, सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय बताना है जिसका भारत भी सदस्य है। यहां से देखिए प्रश्न दो तीन तरीके से बनता है। एक आप सुने होंगे आसियान, जो दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का एक संगठन है, उसका भारत सदस्य नहीं है लेकिन सहयोग करने वाला एक सदस्य के रूप में भारत है। तो ये सार्क का सदस्य है भारत। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन में देते हैं, ऑप्शन नंबर ए ढाका, ऑप्शन नंबर बी काठमांडू, ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, काठमांडू है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है कानपुर को, ऑप्शन बी अहमदाबाद को, ऑप्शन सी दिल्ली को, ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं और अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न, भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी? ये बताना है कि भारत में दुग्ध उत्पादन के लिए कौन सी क्रांति हुई थी। तो ऑप्शन ए है श्वेत क्रांति, ऑप्शन बी है हरित क्रांति, ऑप्शन सी है नीली क्रांति, ऑप्शन डी है पीली क्रांति। ये चारों के चारों ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। ये इसका तो उत्तर होगा दूध उत्पादन के लिए श्वेत क्रांति, ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि दूध भी उजला होता है और श्वेत यानी उजला रंग को भी श्वेत कहते हैं, इसलिए श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन के लिए प्रारंभ की गई थी। और हरित क्रांति चावल गेहूं जौ बाजरा के
माने खाद्यान्न बढ़ाने के लिए की गई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। और जो नीली क्रांति है, ये नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन के लिए, यानी मछली पालन मत्स्य उत्पादन के लिए नीली क्रांति हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। और जो ये पीली क्रांति है, ये तेलहन उत्पादन के लिए, यानी जो तेलहन जैसे सरसों हुआ, ये सब जैसे सूर्यमुखी का तेल हुआ, ये सब के उत्पादन बढ़ाने के लिए पीली क्रांति हुआ था। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है और इसका ये सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न रख लेते हैं। जहां हमें व्याख्या करनी होती है वहां हम व्याख्या करते रहे, और जिसमें व्याख्या की जरूरत नहीं है उस प्रश्न को सीधे हल करा के आगे बढ़ जा रहे हैं। आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको आने वाले बहुत सारे विषयों के यहाँ से प्रश्नों को हल कराया जाएगा, जो सीधे एग्जाम में आपको प्रश्न मिले वैसे प्रश्नों को इसमें समाहित किया जाएगा। ये बुक से प्रश्न बनाया गया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो इसकी चर्चा हमने कर दिया है कि भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, यही सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। भारत की सीमा किस देशों के साथ सबसे अधिक लगती है? भारत की जो सीमा है सबसे अधिक किस देशों के साथ लगती है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है पाकिस्तान, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, यानी सबसे अधिक बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा लगती है। अगला प्रश्न। किस राज्य में अनुसूचित जनजातियों की संख्या सर्वाधिक है? यानी एसटी की जनसंख्या किस राज्य में सबसे अधिक है? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश में होगा, क्योंकि सबसे अधिक जनजातीय लोग मध्य प्रदेश में रहते हैं। अगला प्रश्न। भारत के कितने राज्य विदेशी सीमाओं से अपना सीमा साझा करते हैं? यानी भारत के कितने ऐसे राज्य हैं जो विदेशी सीमाओं से अपना सीमा साझा करते हैं, बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है 15, ऑप्शन नंबर बी 16, ऑप्शन नंबर डी 17, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 16 ऐसे भारत के राज्य हैं, 16 ऐसे भारत के राज्य हैं जो किसी न किसी देश के साथ सीमा साझा करते हैं, जैसे नेपाल के साथ, भूटान के साथ, चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, बांग्लादेश के साथ। ये सारे जो पड़ोसी भारत के राज्य हैं, देश हैं, उनके साथ भारत के 16 ऐसे राज्य हैं जो अपनी सीमाएं साझा करते हैं। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन मैंने रख दिया है ताकि कहीं आपको बन जाए तो आप हल कर लें। अगला प्रश्न देख लेते हैं, और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा ये। भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है, यानी भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है, एक ही राज्य है जो 3 ओर से विदेशी सीमाओं से घिरा हुआ है? ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है और ये भूगोल में प्रश्न बनता है, इसलिए मैं इस प्रश्न को रखा हूं। आप गेस करिए तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी मेघालय, ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा, ऑप्शन नंबर डी मणिपुर। ये बताना है कि भारत का एकमात्र ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं 3 ओर से विदेशी देशों से घिरी हुई है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी त्रिपुरा सही होगा, क्योंकि त्रिपुरा जो है ये भारत के जो इस तरह से यहाँ त्रिपुरा है और यहाँ जो ये बांग्लादेश है, यहाँ पे त्रिपुरा है। ये तीनों इधर से भी घिरा हुआ है बांग्लादेश से। तो ये प्रश्न खत्म हुआ। आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा, अच्छे से देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और आप देखेंगे कि इससे बाहर आपके भूगोल विषय में प्रश्न नहीं बनेंगे। तो नहीं बनेंगे क्योंकि ये किताबों से टॉपिक वाइज प्रश्न बनाया गया है, जहां से हर साल परीक्षा में प्रश्न बन रहे हैं और जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसलिए मेरा मानिएगा तो 2 बार कम से कम इस वीडियो को देख लीजिएगा, ताकि आपको प्रश्नों में कन्फ्यूजन न रहे और आप अच्छे से प्रश्नों को हल कर पाएं। धन्यवाद।